साथियों नमस्कार। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हम बातचीत कर रहे हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा का सामान्य परिचय हमने पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे आरक्षण के बारे में। हमने पढ़ा था कि लोकसभा में 543 सदस्य और अधिकतम 550 सदस्य, और जब 543 का जब हमने अध्ययन किया तो हमने पढ़ा 524 सदस्य राज्यों से चुन के आते हैं और 19 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं। एक बार मैं ये लिख लेता हूं, अधिकतम संख्या लोकसभा की 550, वर्तमान संख्या 543 और 543 में से 524 सदस्य राज्यों से चुन के आते हैं और 519 सदस्य मात्र संघ शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि क्या 524 सदस्य में से जो राज्य से चुन के आते हैं उनको क्या आरक्षण है, या इनका सीटों का निर्धारण कैसे किया जाता है। अगर आरक्षण नहीं है तो फिर अगर SC, ST, OBC, जनरल या अन्य जातियों के लिए किस प्रकार की सीटों की व्यवस्था की गई है। हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है आरक्षण। अब हम बातचीत करते हैं लोकसभा के आरक्षण के बारे में। आरक्षण क्या लोकसभा में, पहला प्रश्न हमारा ये, क्या लोकसभा में जो सदस्य चुन के आते हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था है या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है आरक्षण की व्यवस्था है। तो नहीं किस में आता है, क्या राज्यसभा में जो सदस्य चुन के आते हैं उनमें कोई आरक्षण की व्यवस्था है, तो इसका मतलब है आरक्षण व्यवस्था नहीं है। क्या लोकसभा में है, लोकसभा में है। क्या लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में या कहीं न कहीं उल्लेखित है, तो हाँ, लोकसभा में जो सदस्य चुन के आते हैं उनके आरक्षण की पूरी व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में उल्लेखित है। किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, अनुच्छेद 330 में। अब हमारा प्रश्न यह है, क्या अनुच्छेद 330 में क्या उल्लेखित है। इस प्रश्न का उत्तर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान जनसंख्या के आधार पर किया गया। किसके आधार पर किया गया, जनसंख्या के आधार पर। एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात हम लिख लेते हैं, आरक्षण। आरक्षण क्या लोकसभा में विद्यमान है, तो हम कहेंगे लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्यसभा में नहीं की गई। जानकारी के लिए मैं बता दूं, राज्यसभा में कोई किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है, लोकसभा में है। अगर लोकसभा में है तो आरक्षण व्यवस्था कहां की गई है, तो हम लिखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में किसको आरक्षण है, अनुसूचित जाति को आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण है। जिस प्रकार बीकानेर की सीट है वो आरक्षण है, बीकानेर की सीट आरक्षित है। जिस प्रकार अगर राजस्थान से बात करें, MLA का जब चुनाव आता है तो सुजानगढ़ की सीट आरक्षण में आती है। लोकसभा की बात करें तो बीकानेर सीट आरक्षण में आती है। और भी सीटें जो आरक्षण है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 543 सदस्य हैं, 543 सदस्य में से आरक्षण की बात करें तो अनुसूचित जाति की कितनी सीट है और जनजाति की कितनी सीट है। अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो 84 सीट है और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 47 सीट है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनकी सीटों की संख्या कितनी है, इनकी सीटों की संख्या कितनी है। तो अनुसूचित जाति की बात करें तो 84, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 47। हमारी बात ये अधिकतम संख्या 550, वर्तमान में 543 है। 524 सदस्य राज्यों से चुन के आते हैं, 19 सदस्य संघ शासित प्रदेश से आते हैं। लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में है
और अनुसूचित जाति की व्यवस्था की गई जिसके तहत 84 सीट चुन के आती है और जनजाति में 47 सीट। अब हमारा बात प्रश्न ये रहा, इनका निर्वाचन कैसे होता है सदस्यों का। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है। लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है आप सबको पता है। लोकसभा में एक उम्मीदवार खड़ा होता है, वो किसी न किसी पार्टी से या निर्दलीय से संबंधित होता है। हमारे जैसे जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं तो अगर हम बात करें कि उम्मीदवारों की संख्या, अगर यहाँ निर्वाचन की बात कर लिया, हमारा टॉपिक है लोकसभा सदस्य का निर्वाचन। लोकसभा सदस्य का निर्वाचन, निर्वाचन किस प्रकार होता है। निर्वाचन में यह होता है कि निर्वाचन में जिस उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलते हैं वो उम्मीदवार विजय घोषित होता है। जिस उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलते हैं वो उम्मीदवार क्या होता है, विजय घोषित होता है। किस प्रकार मिलता है, अगर मैंने ये कह दिया कि ये हमारा जिला है और इस जिले में 10 उम्मीदवार खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 उम्मीदवार हैं। अब हम चेक करेंगे कि ये जो 10 उम्मीदवार हैं, 10 उम्मीदवारों में से जैसे जिस प्रकार एक जिले में वोटिंग होती है और वोटिंग होती है, सबसे ज्यादा जिसको वोट मिल गए वो विजय घोषित होता है। जैसे अपन ये बात करें, इसको मिले 10,000, इसको मिले 11,000, इसको मिले 12,000, इसको मिले 10,000, इसको मिले 9,000, इसको मिले 7,000, इसको मिले 6,000, इसको मिले 80,000, इसको मिले 1,00,000 वोट और इसको मिले 1,12,000। तो वो 10 नंबर जो उम्मीदवार है जिसको वोट मिले 1,12,000, मतलब जितने उम्मीदवार है सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेंगे वो विजय घोषित हो जाएगा। लेकिन वोट देगा कौन, वोट देने का सिस्टम क्या है। क्या किसी व्यक्ति की आयु 18 साल से ऊपर है और जिसका नाम मतदाता सूची में है, क्या वो वोट दे सकता है। या जिसकी आयु 21 वर्ष है उसका नाम मतदाता सूची में है, वो वोट दे सकता है। पहले सिस्टम यह था, 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन ये 1989 में हुआ था। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि क्या मैं जो बता रहा हूं वो सही बता रहा हूं। हाँ जी, हाँ, 61वां संविधान संशोधन, कौन सा 61वां संविधान संशोधन। और 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन से पहले क्या होता था, जिसकी आयु 21 वर्ष है और मतदाता सूची में नाम है, कौन सी दाता सूची में, मतदाता सूची में नाम है, वो वोट दे सकता था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के बाद में जिसकी आयु 18 वर्ष है और मतदाता सूची में नाम है वो वोट दे सकता है। अगर वो वोट देता है और जिस उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलते हैं वो उम्मीदवार विजय घोषित होता है। अब हमारा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार हमने कह दिया कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को हम विजय कहते हैं या विजय घोषित होता है। अब बात ये रही, ये एक आदमी का निर्वाचन हो गया, क्या उपनिर्वाचन भी होता है। हाँ, उपनिर्वाचन भी होता है। अगर हम बात करें उपनिर्वाचन की तो उपनिर्वाचन भी होता है। कब होता है उपनिर्वाचन, कि लोकसभा के अंदर, हमारा टॉपिक है उपनिर्वाचन। उपनिर्वाचन होता है, हाँ होता है। कब होता है, जब लोकसभा का सदस्य चुन लिया जाता है और लोकसभा भंग होने से पहले और कार्यकाल होने से पूर्व लोकसभा सदस्य अगर त्याग पत्र दे देता है या मृत्यु हो जाती है या किसी न किसी कारणवश लोकसभा सदस्य का जो स्थान है वो रिक्त हो जाता है, तो उस रिक्त हुए स्थान पर चुनाव होते हैं। क्या चुनाव होने वाले उम्मीदवार का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है या शेष लोकसभा का कार्यकाल होता है। इसका सिस्टम क्या है, इसका सिस्टम यह है कि जैसे एक लोकसभा सदस्य चुना गया, 2 साल का उनका कार्यकाल रहा, 2 साल में उनकी मृत्यु हो गई या किसी न किसी कारण से स्थान रिक्त हो गया। अब जो नया उम्मीदवार आएगा वो उम्मीदवार क्या 5 साल तक काम करेगा या लोकसभा की अवधि तक काम करेगा। तो इसका उत्तर है कि शेष अवधि, लोकसभा की शेष अवधि तक काम
करेगा। तो हम उपनिर्वाचन होता है, उपनिर्वाचन में शेष लोकसभा अवधि तक उनका कार्यकाल होता है, न कि 5 वर्ष का होता है। ये नहीं कि आदमी जब लोकसभा का कार्यकाल जो शेष बचा हुआ 3 साल है और बाद में किसी उम्मीदवार को चुना गया, अब वो 5 साल तक काम करेगा, नहीं, वो 5 साल तक काम नहीं करेगा, वो शेष अवधि तक ही काम करेगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, निर्वाचन करवा दिया हमने, उपनिर्वाचन बात कर लिया, अब हमारा प्रश्न है कार्यकाल। कार्यकाल क्या लोकसभा का सदस्य का कार्यकाल होता है? क्या लोकसभा का सदस्य का कार्य नहीं होता है? होता क्या है, सिस्टम क्या है? अगर हम सामान्य रूप से बातचीत करें तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष तक माना जाता है। कौन सा 5 वर्ष तक? प्रथम बैठक की अवधि से 5 वर्ष तक का लोकसभा का कार्यकाल माना जाता है। क्या लोकसभा 5 वर्ष का कार्यकाल से पूर्व भंग की जा सकती है? हाँ, लोकसभा कार्यकाल से पूर्व भंग की जा सकती है। कौन करता है भंग? राष्ट्रपति करता है। क्यों करता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अन्य कारणों के कारण राष्ट्रपति को जब पता चलता है कि जो बहुमत दल का नेता है, बहुमत दल वाली पार्टी है, उन्होंने अपना सामान्य बहुमत खो दिया है, तो वो लोकसभा को अन्य मतलब उनको कह सकता है दूसरी पार्टी को कि आप सरकार बनाएं, और ऐसी परिस्थितियाँ लगे कि कोई सरकार बनने के लिए तैयार नहीं है और किसी को स्पष्ट बहुमत भी नहीं है, तो राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है। तो अगर हम बात करें सामान्य रूप से कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का, लोकसभा सदस्य का 5 वर्ष, ये क्या है सामान्य है। क्या अवधि से पूर्व भी इनका कार्यकाल समाप्त किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है? हाँ, भंग किया जा सकता है। या हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा के कार्यकाल तक क्या समय से पूर्व भंग किया जा सकता है? हाँ, समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद है 85। अब हमारा बातचीत है योग्यता के बारे में। क्या मैं लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ सकता हूं? क्या आप लोकसभा सदस्य के लिए चुनाव लड़ सकते हैं? इस लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ने की योग्यता क्या है? ये एक सपना है, सबका सपना होता है कि मैं, अगर कोई नेता है या कोई अन्य आदमी है, उनका सपना होता है कि मैं चुनाव लड़ूं और संसद तक पहुंचूं। अब हम एक आदमी को संसद तक पहुंचाते हैं तो उस आदमी की क्या क्या योग्यता होती है, उस योग्यता के बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। लोकसभा सदस्य की योग्यता। लोकसभा सदस्य की योग्यता, 1 नंबर योग्यता अगर पूछे तो यह है भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। 2 नंबर योग्यता यह है कि उसकी आयु 25 वर्ष पूर्ण हो। क्या 25 वर्ष से अधिक हो? तो हम यहां लिख देते हैं उसकी आयु 25 वर्ष या अधिक हो। 24 साल का व्यक्ति लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता, 25 साल का लड़ सकता है। 25 से ऊपर किसी भी आयु 47, 48, 60, 65 का है तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। क्या 2 योग्यता है? नहीं है। योग्यता तो और है। क्या है कि अनुसूची 3 के अंतर्गत अभ्यर्थी के रूप में शपथ ले। ये क्या सिस्टम है? ये सिस्टम ये है कि जब लोकसभा का उम्मीदवार जब फॉर्म भरता है चुनाव का, तो उस समय जाके वो एक शपथ लेता है। उस शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में उल्लेखित है। अनुसूची 3 में क्या उल्लेखित है? शपथ के बारे में उल्लेखित है। वो शपथ पढ़ता है, वो शपथ लेता है। किसकी? वो उम्मीदवार की शपथ लेता है। वो संसद के सदस्य की शपथ नहीं लेता है। वो संसद का सदस्य बनने से पहले एक बार शपथ लेता है और अपना पर्चा भरवाता है। तो वो कहता है कि अनुसूची 3 के अंतर्गत अभ्यर्थी के रूप में
शपथ ली हो। इसके अलावा क्या और भी कोई योग्यता है? तो है। क्या योग्यता है? 3 योग्यता तो है। इसके अलावा कोई संसद विधि के माध्यम से कोई योग्यता का निर्माण करती है, वो योग्यता भी होनी जरूरी है। तो मैं यहां लिख देता हूं, संसद विधि के माध्यम से निर्धारण की गई योग्यता को पूरा कर दो। पहला प्रश्न, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता। क्या योग्यता है? अगर आप भारतीय नागरिक हो तो लोकसभा के सदस्य का चुनाव लड़ सकते हो। अगर आपकी उम्र 25 साल से ऊपर है तो चुनाव लड़ सकते हो। ये दोनों योग्यता। तीसरी योग्यता, अनुसूची 3 के अंतर्गत अभ्यर्थी के रूप में शपथ ली हो। ये 3 तो योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा संसद कोई ऐसी योग्यता बना दे कि जैसे एक उदाहरण के लिए मैं ये कहूं कि अब की बार यह कर दे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार के पास में मतलब 12वीं क्लास उत्तीर्ण हो। 12वीं क्लास में जो पास किया हुआ है वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। ये इसमें योग्यता निर्धारण करती है। तो अब आपका यह हो गया कि अगर कोई ऐसा नेता है जिसके 12वीं क्लास नहीं है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर वो कहे कि मेरे पास पहली योग्यता है, दूसरी है, तीसरी है, लेकिन संसद ने विधि के माध्यम से ऐसा कह दिया कि जिसके पास 12वीं का उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट हो वही ये भी योग्यता निर्धारण कर दे, या ग्रेजुएशन का कर दे कि जिसके ग्रेजुएशन है ये उम्मीदवार बन सकता है। तो इसके अलावा 3 के अलावा चौथी है कि संसद कोई भी ऐसी विधि बनाकर एक कोई योग्यता का निर्धारण कर दे कि ये योग्यता भी आपके पास होनी चाहिए, तो वो योग्यता भी आपके पास होनी चाहिए। अब हमने बात की संसद के आरक्षण के बारे में, निर्वाचन के बारे में, उपनिर्वाचन के बारे में, कार्यकाल के बारे में और योग्यता के बारे में। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अपने चर्चा की है। साथियों, मेरी पूरी कोशिश है मैं आपको अच्छा पढ़ाऊं, सही पढ़ाऊं, सटीक पढ़ाऊं। और अगर वास्तव में अच्छा और सटीक और सही पढ़ा रहा हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मैं बिसंत अंसारी आपके साथ आपको भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत माता।